सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह ने अपने बहनोई की सिफारिश पर एक शख्स को मौसमियात का वजीर लगा दिया कि मुझे मौसम का हाल बताया करो। एक दिन बादशाह शिकार पे जाने लगा तो रवानगी से पहले बादशाह ने अपने वजीर मौसमियात से मौसम का हाल पूछा कि भैया कैसा मौसम रहेगा, मैं शिकार पे चला जाऊँ, कोई बारिश तो नहीं होगी। वजीर ने कहा कि मौसम बड़ा ही अच्छा रहेगा, अगले कई रोज तक इसी तरह का रहेगा, बारिश का तो कोई इम्कान ही नहीं है। बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर रवाना हो गया। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला। उसने कहा कि हुजूर आपका इकबाल बुलंद हो, आप इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि शिकार पर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि हुजूर मौसम कुछ ही देर बाद ख़राब होने वाला है और बारिश के इम्कान आते हैं बहुत ज़्यादा। बादशाह ने कहा कि अरे वो बर्तन बनाकर गधे पे लादने वाले, तुझे क्या मालूम कि मौसम क्या है? मेरे वजीर ने बताया कि मौसम नहायत खुशगवार है और शिकार के लिए नहायत मौजू है और तुम कह रहे हो कि बारिश होने वाली है। बादशाह ने एक दरबारी से कहा कि फजूल की छोड़ने वाले इस बंदे को 2 जूते मारे जाएं और बादशाह के हुक्म पर फौरी अमल हुआ और उसे 2 जूते नकद मारकर बादशाह शिकार के लिए जंगल में दाखिल हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गहरे बादल छा गए। 1 आध घंटे बाद गरज चमक शुरू हुई और फिर बारिश, तेज बारिश, और बारिश भी ऐसी कि खुदा की पनाह, हर तरफ कीचड़ और दलदल बन गई। बादशाह और उसके दरबारियों को सारा शिकार भूल गया, जंगल पानी से जल थल हो गया। अब ऐसे में खाक शिकार होता। बादशाह ने वापसी का सफर शुरू किया और बुरे हालों में वापस महल पहुंचा। वापस आकर बादशाह ने आते ही सबसे पहले 2 काम किए। पहला काम किया, वजीर मौसमियात को बरतरफ किया और दूसरा ये कि उस कुम्हार को दरबार में तलब किया और उसे इनामात से नवाजा और वजीर मौसमियात बनने की पेशकश की। अब जरा आगे सुनिएगा नाज़रीन, आगे क्या हुआ। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर कहाँ मैं जाहिल और अनपढ़ शख्स और कहाँ सल्तनत की वजारत, मुझे तो सिर्फ बर्तन बनाकर ना भट्टी में पकाने और फिर गद्दे पर लाद कर बाजार में फ़रोख्त करने के अलावा कोई काम नहीं आता। हाँ, मुझे मौसम के बारे में भी कुछ नहीं पता। हाँ, अलबत्ता जो मैंने मौसम के बारे में आपको बताया, कैसे बताया कि जब भी मेरा गधा अपने कान ढीले करके नीचे लटका लेता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बारिश ज़रूर होगी। ये मेरा तजुर्बा है और कभी भी मेरे गधे की जो पेश गोई है ना गलत साबित नहीं हुई। फिर क्या हुआ, बादशाह ने उसके गधे को अपना वजीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया और सुना है कि गधों को वजीर बनाने की जो इब्तिदा है ना तभी से हुई थी। अब मुझे लगता है कि ये कहानी 100% दुरुस्त है। वो कैसे? इसी कहानी से ही गधों को वजीर नहीं बल्कि वजीर आज़म भी बनाया जाता है, गधों को टीवी चैनल का एंकर भी बनाया जाता है और ये काम उस मुल्क में होता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है। इतनी बड़ी गलत फहमी, समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शाइनिंग इंडिया, जो इतना ज़्यादा चमक रहा है कि हिंदुस्तानियों की अपनी जो आंखें हैं ना वो चुंधिया गई हैं और जो मुल्क चलाने के जिम्मेदार हैं उनकी अक्ल घास चरने चली गई है। जब लोग ऐसे जाहिलों को इक़्तिदार देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा ना जो हो रहा है वहाँ पे। अब ऐसे पागलों का टोला, बाकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल कर लिया। अब इस काम के लिए मोदी जो है उसने क्या किया, अपने फौजी खुद अपने हाथों से जहन्नुम में पहुंचाए इस घटिया शख्स ने, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफसियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। आप देखें मोदी समेत इसकी काबीना क्या जोकरों से नहीं भरी हुई? जोकर ही जोकर दिखाई देंगे आपको, और ये हर रोज अपना तमाशा लगाकर पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाता है। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और वो भी अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा गधा है जो बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की आग में लपेटने की बात करता है। ये गधा पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। इसी तरह वो एक इनका जुनूनी पागल साइको पालतू एंकर भी है जिसका नाम है अर्नाब गोस्वामी। मोदी का पालतू होने के साथ साथ अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। अब ऐसी ऐसी कहानियाँ वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, मतलब वो फ्लोर जिसको नज़र आएंगे तो फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे किसी होटल के। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारी जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइज़र, इसके पालतू,
इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफ्सियाती हैं, सारे साइको। ये फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन होगा। ये पूरी निकम्मों की, नफ्सियाती लोगों की टीम बनी हुई है जो इस नाम नेहाद, क्या कहते हैं, शाइनिंग, सो कॉल्ड शाइनिंग, जगमग जगमग करते भारत को डगमगा रही है। ये रियलिटी, जगमग नहीं कर रहा भारत, डगमग डगमग कर रहा है, डगमगा रही है। ये जो शाइन इनको नजर आती है बेसिकली आग है, भारत जल रहा है। यानी ये लोग अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, बल्कि तबाह कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं। मोदी को का तो सबको पता है कि ये रोज जलील होता है, ख्वार होता है, इसकी जालसाजी की खबरें दुनिया की जीनत बनी हुई। सोचें जरा, अमित शाह इसका एक सैंपल, जो चीख चीख कर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहता है, और चीखता तो वो है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता। और ऐसा शख्स चीख चीख कर खुद को दुरुस्त साबित करने की नाकाम कोशिश करता है। झूठ बोलते हैं, झूठ के व्यापारी, झूठ का मंजन, झूठ का चूरन बेचते हैं नफ्सियाती लोग, झूठे लोग, कॉम्प्लेक्स लोग पाकिस्तान से हसद करते हैं। और इस हसद में इतने आगे निकल चुके हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त इनके हवास पे पाकिस्तान सवार रहता है कि किस तरह पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए। और हर दफ़ा मुँह की खाते हैं, हर दफ़ा मुँह की खाते हैं। और अब यही हाल अमित शाह का भी, कि नाकाम कोशिशें करता फिर रहा है। हिंदुस्तान ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर कब्जा भी जमाता है बाकायदा, और इसकी आज़ाद हैसियत को भी ख़त्म कर देता है। और मोदी ये सब कुछ अपने इसी चमचे अमित शाह के ज़रिए करता है। और मोदी इसी अमित शाह और हिंदुस्तान की फ़ौज की मदद से, सेना की मदद से मासूम कश्मीरियों की आंखों की बिनाई छीनता है, कश्मीरियों का खून बहाता है। और मोदी के इस घिनौने जराइम पर उसकी अमरीकी अदालत में भी तलबी होती है, जिसके बाद मोदी तरले मिन्नतों पर आ गया। और मोदी ने उस वक्त भी मासूम कश्मीरियों के हकूक़ ज़बरदस्ती छीन लिए थे, और अब भी ये पंजाब के किसानों के साथ भी जुल्म तोड़ रहा है। और मोदी को पंजाब के किसानों से तकलीफ़ क्या, वैसे पता है क्या तकलीफ़ है, कि इंतखाबात में इस मोदी की हिमायत क्यों नहीं की। इसलिए ये हिंदुस्तान की मईशत को चलाने वाले भैयों को अपने हाथों से पंक्चर लगा रहे हैं, पंजाब के किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं, उनका मौशी कत्ल कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर अमरीकी अदालत ने हिंदुस्तान में जो होती इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, इस पर मोदी को समन जारी कर दी है। अब ज़रा सुनिएगा, कहानी कुछ यूँ है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करने जा रहा था, लेकिन उस दौरे से पहले इसका जो इस्तकबाल है वो समन के ज़रिए हो रहा था, जो एक अमरीकी अदालत ने इसको भेजा। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया, जिसमें नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया। और अदालत ने जो मजिस्ट्रेट जज हैं कैथरीन पाकर, उनको केस का इंचार्ज जज नामजद कर दिया, और दोनों फरीकैन जज के सामने आमने सामने पेश हो सकते हैं। और फिर क्या हुआ जी कि मोदी को अमरीकी अदालत की जानिब से ये जो समन है, ये सिख तंजीम के इल्ज़ाम की वजह से जारी किया, क्योंकि रियासत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों पर रियासती ताकत का बेजा इस्तेमाल करके पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिससे तकरीबन 600 किसान जिंदगी की बाजी हार गए। यानी मोदी ने पंजाब के किसानों का कत्लेआम भी करवाया। मोदी ने जिस तरह गुजरात के मुसलमानों के खून से होली खेली, ठीक वैसे ही इसने पंजाब के किसानों का खून बहाकर जुल्म की याद ताज़ा कर दी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सिखों की तंजीम है, इसने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका पर एहतजाज की कॉल भी दी, और कश्मीरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया। यानी मोदी हर तरह से क्या हुआ, जलील हुआ, रुस्वा हुआ। मोदी अपनी ज़ात में फ़िरौन बना हुआ, और कुदरत हर फ़िरौन के लिए पता है किसे भेजती है, मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फ़िरौन के लिए भी मूसा आने को है, और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है, और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर ज़िंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने का हौसला रखता है। और अब देखना ये है कि अमरीकी जो अदालत है, इसके किए गए जुल्म का सब हिसाब लेती भी है, या फिर अमरीकी अदालत भी महज दिखावे के लिए मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। खैर जो भी होगा जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। अब मोदी अमेरिका का दौरा करने जा रहा है, लेकिन एक तरफ इस पर किसानों के नाहक कत्ल करने का मलबा गिर गया, बल्कि उस पर एक और संगीन नौयत का इल्ज़ाम लग रहा है। और इसका अपना जो भारतीय पंजाबी चैनल है, इसको बाकायदा एक्सपोज कर रहा है, इसकी औकात, इसकी असलियत दुनिया को दिखा रहा है। अब मोदी पर जो नया इल्ज़ाम लगा है, ज़रा सुनिएगा, हेरोइन की स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम है। ये जो भारतीय फिल्मी हीरोइन है ना, उनकी बात नहीं कर रही हूँ,
ये जो नशे वाली हीरोइन है ना, मैं उसकी बात कह रही हूँ, यानी मनशियात की बात। भारत में ऐसे नमूनों की सरकार होगी तो फिर ज़रा इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं वो तो निकलेंगे ही। अब भारतीय वजीर आज़म नई मुश्किल में फंस गए हैं। ऑपोजिशन ने मोदी पर भारत में मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के जो मुंद्रा बंदरगाह है उसमें नरेंद्र मोदी के दोस्त और फाइनेंसर के ज़ेर इंतज़ाम पोर्ट से 3 अरब डॉलर की 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। अच्छा, मैं ज़रा नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये जो हेरोइन स्मगलिंग का काला धंधा है ना, नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मोदी ये काम करता रहा है। जी हाँ, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, मोदी हेरोइन की स्मगलिंग का काम आज से नहीं कर रहे, बल्कि इसने पहले भी गुजरात को हेरोइन का अड्डा बना रखा। पहले भी गुजरात से 1500 किलोग्राम हेरोइन कब्जे में ली गई थी और कब्जे में लिए गए ये जो नशा आवर मादा है, इसकी कीमत आपको पता है $450 मिलियन से ज़ायद बताई गई है। और जिस बहरी जहाज़ के ज़रिए ये हेरोइन स्मगल की जा रही थी उसकी रजिस्ट्रेशन पनामा में हुई थी। जिस जहाज़ पर इतने बड़े पैमाने पर ये स्मगलिंग हो रही थी उस जहाज़ पर 8 अफराद सवार थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सोचने वाली बात है ना, पहले भी गुजरात से ये जो हेरोइन की स्मगलिंग का गोरख धंधा है ये किया गया, लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और अब भी जो हेरोइन पकड़ी गई है वो भी गुजरात से पकड़ी गई। रियासत गुजरात की ये जो मुंद्रा बंदरगाह है ये भारतीय वज़ीर आज़म के दोस्त गौतम के ज़ेर इंतज़ाम है और मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बता रही है कि बताया जा रहा है कि जी इस बंदरगाह में मोदी के 25% शेयर्स हैं, 25% शेयर्स इस मोदी के हैं। और मोदी के शेयर्स वाली बात ने मजीद अब जारी बात है शकूक शुबात पैदा करने भी थे। हुकूमत और मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों की नाक के नीचे मनशियात का कारोबार कैसे चल रहा था, कैसे? ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, जबकि इस मामले पर नरेंद्र मोदी और भारत की जो हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात है बीजेपी, ये खामोश हैं। जारी बात है, खामोश रहेंगे, क्या बोल रहे हैं अब। और अब ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर इल्जामात की बुछाड़ शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस है और मनशियात के बरामद होने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ बाकायदा तूफान खड़ा हो गया। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, सियासतदानों ने हुकूमत और वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि हुकूमत और मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के नाक के नीचे मनशियात का कारोबार आखिर कैसे चल रहा था। और कांग्रेस के तर्जुमान क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनका ताल्लुक गुजरात से मनशियात के गठजोड़ को तोड़ने में क्यों नाकाम रहे। अच्छा, सुनील आहिर जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस मामले पर मोदी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक ट्वीट भी की है और ये ट्वीट ज़रा प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ट्वीट ही अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं उन नाजरीन के लिए जो अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं समझते हैं उनके लिए आसानी के लिए इस ट्वीट का ज़रा उर्दू तर्जुमा भी कर देती हूँ। दरअसल कांग्रेस के तर्जुमान ये कहना चाहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी को हेरोइन स्कैंडल पर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त की बंदरगाह से करोड़ों मालियत की हेरोइन कब्जे में ली गई है, जहां पर मोदी की हुक्मरानी है और मोदी का ये करीबी दोस्त 2014 के इलेक्शंस में मोदी हुकूमत में चीफ फाइनेंसर भी रहा है। अच्छा नाज़रीन, कांग्रेस की जानिब से सोशल मीडिया पर मोदी की बैंड बजाने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। मोदी से ये जो हेरोइन स्कैंडल के बाद इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है और मोदी पर घर जाने का दबाव भी डाला जा रहा है। अब मुझे एक बात का डर है कि कहीं मोदी को भी पाकिस्तान पर ही न डाल दे, क्योंकि भारतीय मीडिया ने 2017 में जब गुजरात से मिलने वाले हेरोइन का इल्ज़ाम है ना, वो भी पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी और क्या कहा था कि पकड़े जाने वाला जो जहाज़ है वो जी पाकिस्तान से होकर आया। ज़रा एक और क्लिप होगा इनका, चलाइएगा। अरे सुना आपने, भारतीय मीडिया ने उस वक्त भी ये शोर मचाया, क्या शोर मचाया गया था कि इस स्मगलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है और इस हवाले से जो भारतीय एजेंसीज हैं वो खोज भी लगा रही हैं। अब मेरे ख्याल से अब तक खोज ही लग रही है कि कैसे भी करके मोदी के काले करतूतों का बोझ भी पाकिस्तान के कंधों पर डाला जा सके। यानी भारत के असाब पर हर वक्त, जैसे कि मैंने कहा कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त पाकिस्तान ही सवार है। और जहाँ मोदी का ये मकरू और भयानक चेहरा बेनकाब होने लगता है, वो अपनी आवाम को, अपनी जनता को मामू बनाने के लिए पाकिस्तान 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 कहने लगता है, यानी इल्ज़ाम की बौछार शुरू कर देता है। कभी पाकिस्तानी गुब्बारे नज़र आते हैं, कभी पाकिस्तानी कबूतर से डर जाते हैं और अपने 50 फौजी मारकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। लेकिन अब जो हालत है इसकी, अब जो हालात हैं, सिचुएशन है, अब लग ऐसा रहा है कि मोदी का पाकिस्तान पर ये जो इल्ज़ामात लगाने का खेल है ना, अब ये खेल पिट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मोदी के गुनाहों और जराइम से अब उसके अपने पर्दा उठा रहे हैं, यानी अपने इसको समझ चुके हैं। भारत के यहाँ जासूसी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं,
अब भारत की जो बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ, उसका पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने बेनकाब किया है। पाकिस्तान में जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसका जासूसी नेटवर्क बखुद एक भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब कर दिया। ये क्लिप होगा, जरा चलाइएगा भारतीय जासूस का। सुना आपने, ये रॉ का साबिक जासूस डैनियल इंकशाफ कर रहा है कि इसे रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। और इसने ये भी इंकशाफ किया है कि जी जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। भारत भी सुन रहा है ना ये, कि भारत के अपने लोग ही भारत को बेनकाब करें, एक्सपोज करें, यानी असलियत बता रहे हैं, भारत की औकात दुनिया को बता रहे हैं। और भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इस इंटरव्यू में रॉ के एजेंट डैनियल ने इतराफ़ किया है कि उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की और फिर पकड़ा गया। भारत में ये जो पकड़ा गया बंदा है, भारत में खुद ये बैठ के बात कर रहा है। और पाकिस्तान में 4 साल इस बंदे ने कैद भी काटी पकड़े जाने के बाद। और डैनियल ने रॉ और भारतीय फौज के एक और जासूस राजू से मुतालिक बताया, क्या कहा कि वो पाकिस्तान में कैद है। साबिक भारतीय एजेंट ने कहा है कि रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है और ये भी बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। नाज़रीन, ये है मोदी की असलियत, मोदी की रॉ का साबिक जासूस खुद अपनी ज़बानी बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत ने हमेशा क्या किया, पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना चाहा। कुलभूषण यादव याद है ना, ज़रा उसका भी क्लिप चला दीजिए। अच्छा, अब देखें, एक दुश्मन का एजेंट अपने मुंह से कह रहा है कि उसने कराची और बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और ये रॉ का हाजिर सर्विस एजेंट था। इस शख्स ने बेपनाह मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया, बलूचिस्तान को बदअमनी के अंधेरों में डुबोने में इसी कुलभूषण ने किरदार अदा किया। यही भारत है जिसने स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ज़रिए आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को अपने निशाने पर रखा। क्योंकि बुज़दिल दुश्मन ये बात अच्छे से जानता है कि वो हमारे फ़ौजी जवानों का मुकाबला करने की ज़रा भी सलाहियत नहीं रखता। इसीलिए वो हमारे जवानों के बच्चों को निशाना बना के खुश होता है। डरपोक दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन। कुलभूषण ने भी मोदी की शिद्दत पसंद सोच को बेनकाब किया। अब हर तरफ मोदी और उसके गधों को ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मोदी के जो हेरोइन स्मगलिंग जैसे धंधे बेनकाब हो रहे हैं। कितना जलील हो रहा है ये शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, कितना ख्वार हो रहा है शख्स, गिरा हुआ शख्स, घटिया शख्स, नफसियाती शख्स। पाकिस्तान पहले इसके दहशतगर्दी के धंधों के सबूत आलमी इदारों को दे चुका है और बार बार भारत से एटमी मवाद की चोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब भी अगर आलमी बरादरी ने ये मोदी के काले करतूतों का नोटिस ना लिया और मुफादात के लिए आंखें बंद रखें, तो मोदी की जो खबासतें हैं ना, इसकी खबासतों का खमियाजा अकेले भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब वक्त बदल रहा है, बल्कि मेरे क्या अफगानिस्तान में मोदी की जो कठपुतली हुकूमत वो जा चुकी है। इसलिए मोदी के जो जुल्म, बर्बरियत और सबसे बड़ी चीज़ 2 नंबरी, इसका व्यापार ज़्यादा नहीं चलेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है और मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया है। और अदालत का ये कहना है कि ये केस हमारे मुल्क में क्रिमिनल केसेस का मुस्तकबिल तय करेगा। याद रहे कि मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और दौरान समाअत इस मुकदमे के मुद्दई और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर ने मुलजिमान की तरफ से दायर की गई जो अपीलें हैं उनके खिलाफ दलाइल देना शुरू किए। वकील शाह खावर ने अदालत से कहा कि हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहान को शामिल नहीं किया, हम इंतहाई जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे, ज़मानत ना दी जाए। और शाह खावर एडवोकेट का यह भी कहना था कि शवाहिद के मुताबिक वालिदैन मुलजिम से राब्ते में थे, जुर्म से उनका ताल्लुक है, ये इंतहाई बहीमाना कत्ल था, इसमें ज़मानत ना दी जाए। अच्छा नाज़रीन, समाअत के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जी FIA से हमें मोबाइल फ़ोन्स की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आना बाकी है। और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस मुकदमे से जुड़े हुए तमाम अफराद के मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया, जिस पर अदालत को बताया गया कि मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के फ़ोन की जो स्क्रीन है वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से इस जो मोबाइल है उससे किए गए जो पैगामात हैं उनको सही तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा। और मकतूला नूर मुकद्दम के ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल फ़ोन था उसका पासवर्ड नहीं है क्योंकि उसके पास iPhone था, जिस पर बेंच के सरबरा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इस दौर में भी मोबाइल फ़ोन को नहीं खोला जा सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि आजकल बहुत एक्सपर्ट मौजूद हैं, सब कुछ कर लेते हैं,
और बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि मार्केट से कोई हैक नहीं। अब तक समात को देखते हुए केस के मुतालिक क्या राय कायम की जा सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुद्दई के वकील शाह खावर एडवोकेट। बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर साहब। पुलिस की जो अब तक की तफ्तीश है उससे आपको क्या लगता है कि मुलजिम ये जो जाहिर जाफर हैं, इसके वालिदैन का क्या किरदार था इस कत्ल में? देखिए, अभी इस मुकदमे की जो चालान है तो वो नामुकम्मल है, लेकिन वो पूरे तकरीबन 95% जो तफ्तीश है उसका वो अहाता कर चुका है। वो जो ट्रायल कोर्ट है उसमें चालान पेश हो चुका है और उसमें आज जो उसकी जो पहली समात थी उसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको चालान की जो कॉपियाँ हैं और उनकी जो उनके ख़िलाफ़ बयानात हैं वो सारा मटीरियल उनको जो कि ज़ाब्ते की कार्रवाई है उनको देनी पड़ती है फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले, तो वो आज दे दी गई है। आज उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑनरेबल सिंगल जज के पास जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालदैन की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, इस पर तो जो डिफेंस कौंसल हैं उन्होंने तो इस पर बड़ी एक तवील बहस की जो कि 3 दिन तक जारी रही मुख्तलिफ वक्फ़ों से। आज हमने उसके ऊपर अपनी मारूज़ात पेश करनी थी जो कि हमने अदालत को असिस्ट किया और हमने इंतहाई इख्तसार के साथ जो ज़मानत की दरख्वास्त में या उस समात में जो बहस होनी चाहिए हमने अपने आप को उस हद तक महदूद रखा और हमने एक सरसरी तौर पर जायज़ा लिया है कि वो क्या इल्ज़ामात हैं जो कि बज़ाहिर इन मुल्ज़मान को कनेक्ट कर रहे हैं इस कत्ल के इक़दाम में या उनका क्या किरदार है। तो उनका किरदार तो बड़ा वाज़ेह है, देखें, और चालान में भी उसके ख़िलाफ़ जो शहादतें वो यही हैं कि जिस दिन ये वक़ुआ हुआ कत्ल का, वक़ुआ के पहले भी और वक़ुआ के बाद भी वो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका राब्ता अपने वालदैन के साथ रहा, उनका बहुत सारे और लोगों के साथ रहा, जैसे थेरेपी वर्क्स वाले थे। उन्होंने बजाय इसके कि वो इस बात को जब उनको इल्म हो गया कि वो जो मरहुमा है मकतूला, उन्होंने वक़ुआ से थोड़ा देर पहले जो है छलांग लगा के नीचे भागने की कोशिश की थी और इसकी इत्ला उनको उनके मुलाजम ने दे दी थी मरकज़ी मुल्ज़िम के वालदैन को, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो उनको कहते या ख़ुद भी पुलिस पर रिपोर्ट करते, उन्होंने बेहतर ये समझा कि इसको थेरेपी वर्क्स वालों को बुला के मुबैना तौर पर जो शहादत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो ये उन पे इल्ज़ामात काफ़ी संगीन है और उन पे अयानत जुर्म का जो है वो भी एक इल्ज़ाम है जिसको अदालत देखेगी। जहाँ तक इस ज़मानत की दरख्वास्त का ताल्लुक़ है वो ऑनरेबल सिंगल जज ने उसकी समात मुकम्मल करके उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। किसी भी वक्त भी वो फ़ैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी अगर मुल्जिम के जो वालिद हैं जाकिर जाफ़र, अगर पुलिस को बर वक्त इतला दे देते तो नूर मुकद्दम कत्ल होने से बच सकती थी, अगर वो बर वक्त इतला दे देते। और पुलिस के मुताबिक जो जाकिर जाफ़र हैं उसने इस वाक़े में अपने बेटे की बाकायदा मदद की है। तो पुलिस की जो रिपोर्ट है ये मुल्जिम के वालिद को और वालिदा की जो ज़मानत है मुस्तरद करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, किस हद तक हो सकती है आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और वो सिर्फ एक उनका दावा नहीं है, वो तो साबित होता है कॉल डेटा से, जो कि कॉल जो टेलीफोनिक रिकॉर्ड जो हासिल किया गया है उसमें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मरकज़ी मुल्ज़िम की अपने वालदैन और बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता जो है वो साफ नज़र आ रहा है और उसको एक जो है वो जो CCTV रिकॉर्डिंग है वो भी सपोर्ट कर रही है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो बर वक्त जिस वक्त नूर मुकद्दम ने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसकी इत्ला उनके मुलाजिम ने मरकज़ी मुल्ज़िम के वालदैन को कर दी थी, अगर वो उस वक्त पुलिस को इंटरवेंशन के लिए कह देते तो अगर बर वक्त पुलिस आती तो ये कम अज़ कम मर्डर जो है ये कमिट ना होता। ठीक ठीक। अच्छा, सबूत चाहिए होते हैं, ज़ाहिर बात है अदालत को फैसला करने के लिए, जैसा कि आपने भी कहा शाह खावर साहब की ये जो चीज़ें हैं सामने CCTV फुटेज भी आ गई तो उससे भी ये सारी चीज़ें वाज़े हो सकती हैं। अच्छा, जो फ़ोन रिकॉर्ड है वो बड़ा मैटर करता है और ये उसकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो टूटी हुई थी, इसकी वजह से उस मोबाइल से जो किए गए पैगाम आते हैं, मैसेजेस हैं, उनको सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। और इस पर जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने भी हैरत का इजहार किया है कि जिस दौर में भी मोबाइल फ़ोन को नहीं खोला जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के लिए इस केस के लिए, इसके फैसले के लिए किस हद तक ज़रूरी है कि उसके
उसके फ़ोन का जो डाटा है वो हासिल किया जाए? क्या तफ्तीशी जो अफसरान इस चीज़ पर ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए, बात यह है कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी, जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि वो कैसे उसका डाटा जो है, या वो कैसे मतलब कि उसका डी कोड नहीं किया जा सकता, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन मैं इसमें पुलिस को भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, चूँकि पुलिस के पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे जो साइंटिफिक जो तहकीक है उसके लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन को भेजना पड़ता है, उनके पास लेबॉर्ट्री है जिसमें ये सहूलत मौजूद है। अब चूंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसकी स्क्रीन जो है वो डैमेज थी और आप इसको ठीक करवाएं, तो वो इतना सिंपल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये जब ये पूरे मुकदमे का चालान अब ट्रायल कोर्ट को चला गया है, तो पुलिस ने अब जो कुछ करना है वो FIA ने अगर वो माल मुकदमा वापस भेजना है तो वो अदालत में भेजेंगे, तो अदालत के बाद फिर ये पुलिस उसको रिपेयर करवा सकती है। इसमें कोई ऐसा दूसरी राय नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस शहादत के अलावा जो कि अभी आनी है, 95% के करीब जितनी भी शहादतें हैं वो मिसल के ऊपर, सफ़ा मिसल पे आ चुकी हैं, चालान का हिस्सा हैं। और ये भी किसी वक्त इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी जो नामुकम्मल चालान है उसके साथ सप्लीमेंट होके वो चालान मुकम्मल हो जाएगा। तो लिहाजा उसके ना होने से ऐसा नहीं है कि इस केस का ट्रायल नहीं चल सकता, वो चलना शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाह खबर साहब, अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि जो मुलजिम की जो वालिदा हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर की कंसल्टेंट हैं और मरकज़ी जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र वहाँ पे ज़ेर इलाज भी रहे हैं, तो लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। और इस सेंटर के जो अफराद हैं उसका क्या ताल्लुक है अब तक इस केस में कुछ सामने आया? इस हवाले से भी नाज़रीन को प्लीज़ ज़रा आगाह कर दीजिए। देखिए, बात यह है कि ये तो बिल्कुल हकीकत है, मुसलमा हकीकत है कि जो मरकज़ी मुलजिम की वालदा हैं इस्मत जाफ़र जो हैं, वो ये जो थेरेपी सेंटर है जिनके लोगों को उन्होंने बुलाया, वहाँ पे वो यकीनी तौर पे एज अ थेरेपिस्ट काम करती रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसमें जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर, वो भी कुछ अरसा वहाँ पे कुछ थेरेपीज़ लेता रहा, लेकिन उसके बाद दिलचस्प अमर ये है कि उसको बतौर थेरेपिस्ट दूसरे लोगों के जो नफ्सियाती छोटे मोटे मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए उनको भी एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट उनकी खिदमत भी हासिल की जाती रही है। ठीक। अच्छा शाह खबर साहब, ये अब जो 6 अक्टूबर की तारीख फाइनल हुई है फ़र्द जुमायत करने की, ये तो ओपन एंड शट केस है, फिर इतनी देर लग रही है, उनको जल्दी सज़ा हो जानी चाहिए, क्या कहते हैं, अब कब होगी सज़ा? देखिए डॉक्टर फैज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपने दिफा का पूरा मौका दिया जाता है, और ये एक बुनियादी हक भी है मुल्ज़मान का। हमारे आइन का आर्टिकल 10(10)A है, वो ये कहता है कि आप किसी भी क्रिमिनल या सिविल मुकदमे में फ़रीक़ैन को अपने पूरे दिफा का मौका दें, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास ज़्यादातर शहादतें हैं ये साइंटिफिक बुनियादों पे हैं, और ये भी एक मुसलमा उसूल है कि साइंटिफिक शहादत जो है वो झूठ नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं बोल सकती। एक इंसान जो है वो तो ज़रूर एक झूठी गवाही दे सकता है, लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर दिए गए नताइज जो हैं वो बिल्कुल मुसलमा होते हैं, और इस केस में हमारे पास जो ज़्यादा सबूत है वो साइंटिफिक बुनियादों पर है। इसी हवाले से मैं कहना चाह रही थी ना शाह खबर साहब कि ज़ाहिर बात है एक तरीका होता है फ़ैसला जब किया जाता है, दिफा का हक बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जब इतने सबूत हों, साइंटिफिक सबूत जैसा कि आपने कह दिया, तो फिर तो ये वाकई मतलब जल्द से जल्द ये केस का फैसला आ जाना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स, इमोशंस बाकायदा अटैच हैं इस केस के साथ। टीवी पे लोग सुनते रहे, और जिस तरह उस लड़की के साथ हुआ, जो जुल्म हुआ, एक जुल्म की दास्तान रकम हुई, तो तमाम लोग मुंतज़िर हैं, सिर्फ उसके खानदान वाले नहीं, आप नहीं, बल्कि तमाम लोग मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द इस मुलजिम को, इस मुजरिम को कैफरे किरदार पे की सज़ा तो मतलब मिले ना कोई। जी जी, आपका लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको बात बताऊं कि चूंकि जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये अभी जिसका ट्रायल शुरू होना, उसमें पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा केसेस सुन रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
इस पे एक शॉर्ट एडजर्नमेंट दी है और अगली तारीख के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, ट्रायल कोर्ट, वो इसको ज़्यादा इल्तवा नहीं देगी और इसका जल्द अज जल्द समाअत मुकम्मल करने के बाद, और हम भी इसमें जो इस्तग़ासा की शहादत है वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द बिला किसी ताख़ीर के हो जाए। लेकिन उसके बाद जो उनका दिफा का हक है वो हम डिनाई नहीं कर सकते, वो उनको पूरा दिया जाएगा जो कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद, उनको दिफा का मौका देने के बाद जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। ठीक है रिशा खाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे कराची की बारिश की। वेलकम बैक नाजरीन। आज शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटे के दौरान कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से जो सड़कें एक बार फिर से डूब गई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस ज़िला वस्ती का बुरा हाल बताया जा रहा है और चंद घंटों में पानी इतना जमा हो गया कि ज़िला वस्ती के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियाँ भी पानी में डूब गई हैं। अरे सैकड़ों मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। घरों से काम पर निकलने वाले शहरी सड़कों पर बाकायदा रुल गए। हर तरफ पानी ही पानी, गटर उबल गए और नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। बारिश के बाद नागिन चौरंगी का इलाका बताया जा रहा है, 4K चौरंगी जो कि ज़ेरे आब आ गई हैं और मुतादिद जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें हैं वो भी बंद हो गई हैं। शार फैसल पर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासर हो गई है। दफातर से घर जाने वाले शहरी फंस कर रह गए हैं। लियाकताबाद से तीनहटी जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे भी पानी जमा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि जो मानसून का जो नया सिस्टम है वो सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में 23 से 25 सितंबर के दरमियान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरशद वोहरा साहब, साबिक डिप्टी मेयर कराची और सीनियर रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब ज्वाइन करने के लिए। और डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ शुएब बर्नी ने भी हमें ज्वाइन किया। शुएब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं अरशद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अरशद साहब, कराची की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बारिश के बाद पानी ना खड़ा हो और ये सूरत हाल हर बारिश के बाद ही दिखाई देती है। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उलझा के रख दिया जाता है कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। आज ज़रा ये बता दें, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मसला कब हल होगा, कैसे चलता रहेगा ये मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो आप आज बारिश हुई है, 5 साल पहले का कोई टीवी प्रोग्राम ले लें, 6 साल पहले का ले लें, 7 साल पहले का ले लें, 2 साल पहले का ले लें, पिछले साल का ले लें, आई थिंक इसी तरह के प्रोग्राम होंगे। यही बारिश के बाद का कराची का हशर होगा। देयर इज नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई जो है डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं, वही का वही हाल है कराची का। पानी बारिश थोड़ी सी होती है। अभी तो सेंट्रल में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है, सुरजानी टाउन में ज्यादा बारिश हुई है। वो वैसे ही वो कच्ची आबादी है, वहाँ के बेचारे लोग तो अब अल्लाह ही उनकी मदद को आए तो आए। बाकी तो हुक्मरानों में से तो ना फेडरल गवर्नमेंट की, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी की ना नियत है, ना किसी का इरादा है। देखिए कराची में जिस तरीके से ये पैसा खर्च करते हैं, अभी इन्होंने बताया कि जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 15 अरब रुपए अपने MNAs को दिए, 14 MNAs उनके हैं, 4 MNAs जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। वो डेवलपमेंट्स कहाँ गई? 20 अरब रुपए। देखें ये नाले जितने ना, नाले सारे इंटरलिंक्ड हैं। 20 अरब रुपए नालों पे खर्च किए और नालों को सफाई करने के बाद देखिए जो जैसे ये अभी आपने बात की नागन चौरंगी की, नागन चौरंगी का जो नाला है वो जाके मेन नाले गुजर नाले में गिरता है। अगर गुजर नाले में पानी की एक्सेस होगी तो फिर वहां पानी जमा नहीं होगा और वो गुजर नाले में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने सफाई किस तरीके से की है, आपने जो एक्सेस पॉइंट्स है उन एक्सेस पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया। तो ये तमाम वो चीजें हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो नियतों की है। देखें अभी कराची, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद ये कराची की आवाम, क्योंकि कराची की आवाम जो है वो अब इतनी सब्र करने वाली हो गई है कि वो उनके पास अब इतना भी वक्त नहीं कि वो अपने किसी इशू के लिए आवाज उठाएं। एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए अजाब हो गया है, एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है। तो अब वो बेचारे जो है वो अपनी एक वक्त की रोटी के लिए लगे हुए हैं, वो क्या किसी के आगे सवाल करेंगे। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, देखें PTI और पीपल्स पार्टी जो है दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स इन क्राइम हैं, दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अभी आप अगर देखें तो एक एग्रीमेंट जो है के इलेक्ट्रिक से KMC के जो टैक्सेस कलेक्ट करने MUCT के और दूसरे टैक्सेस वो के इलेक्ट्रिक
करेगा। और अभी स्वीट सदर्न गैस कंपनी का जो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो कचरा उठाने का टैक्स जो है स्वीट सदर्न गैस कंपनी गैस के बिल में करेगी। ये पाकिस्तान के किसी शहर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, लाड़काना में, कोयटा में, पेशावर में कहीं मिसाल है इसकी? तो क्या कराची ने किया क्या है? आप कराची से किस चीज का बदला ले रहे हो? 2500 अरब रुपए कमा के देने वाला शहर 1500 अरब रुपए ये शहर जो है सिंध गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब ये कि आपको ये कमा के दे रहा है और आप उसको गुलामी की उन जंजीरों में जकड़ते हुए जा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि आपने इसका गला घोंट के इसको मारना नहीं है, इसको इतना जिंदा रखना है कि आपने इसके आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ के रखना है। ये तो कराची की आवाम के साथ इन लोगों ने किया है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। तो ठीक है जी, अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं जो आपने कराची दिखाया वही साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ठीक है, मैं ब्यूरो चीफ हमारे जो बोल के शोएब भरनी साहब है उनकी तरफ भी जाना है। शोएब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शोएब, ये असूलन तो मुझे आपसे शुरू करना चाहिए था कि क्या सूरत हाल है, किन इलाकों की क्या सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल से इलाकों की सूरत हाल से आगे की बात है कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सिलसिला कब तक चलता रहेगा, आखिर कौन है जो कहेगा कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, इस मसले का ये हल होना चाहिए। जिस तरह कि इन्होंने कहा, वोरा साहब ने, कि जी इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्टनर्स इन क्राइम है, लेकिन जो असल जंग है वो तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम में पहले इख्तिलाफात की जी इख्तियारात हैं उसके नहीं हैं। तो कराची का ये हाल हो गया, बारिश का मसला तक हल नहीं हो सका, इख्तिलाफात खत्म नहीं हो सके, इख्तियारात की जंग ही चलती रही। आप कैसे एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को शोएब? देखिए, कराची में अगर तमाम सियासी जमातें एक होकर काम करेंगी तो कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि मसला यही है कि अगर बल्दियाती हुकूमत पहले एमपी की थी और अगर सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है, तो उसकी वजह से वो कहते थे कि हमारे पास बल्दियाती इख्तियारात नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत के वुज़रा ये कहते हैं कि ये काम बल्दियाती हुकूमत करेगी क्योंकि केएमसी के पास ये फंड्स हैं और जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इदारा है वो ये काम करेगा। लेकिन कोई कराची में होने वाली आज ये बारिश पहली नहीं थी, सिर्फ चंद घंटों ये बारिश हुई है और पूरे कराची शहर में भी नहीं हुई है। कराची के बाज़ इलाकों में बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश हुई है, जिनमें खासकर सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची, नागन चुरंगी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरियाज़ में आज ज़्यादा बारिश हुई है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में बिल्कुल ना होने के बराबर हुई है या बहुत कम हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। सुरजानी टाउन में जो बारिश हुई है उसके बाद जो नागन चुरंगी के फ्लाईओवर के वाला रोड है, 4 के चुरंगी, मंगोपीर का इलाका, यूसुफ गोट का इलाका, वो ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि कोई कराची में आज 200-250 मिलीमीटर बारिश हो गई है। हालांकि कराची में सिर्फ 70 मिलीमीटर बारिश हुई क्योंकि नकासी का निज़ाम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सड़क को तामीर कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्रीन लाइन बस का मंसूबा बना दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि अगर बारिश होगी तो ये पानी ड्रेनेज में कहाँ जाएगा, कहाँ सीवरेज होगी। फिर नालों पे कब्जे हो जाते हैं। कराची में गैर कानूनी जो कब्जा माफिया है वो बहुत ज़्यादा बाअसर है। नालों पे पूरी कराची में मार्केटें कायम है, बाजार कायम है, चाय के होटल बन जाते हैं और नालों के बकायदा बोरियां डाल के मुंह बंद करे जाते हैं गटरों के कि यहाँ से पानी ना निकले और हमारा क्या चलता रहे। जब डॉक्टर साहिबा ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और तकरीबन उसमें जो मसाइल हैं वो भी फिर उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। कराची में जब भी बारिश होती है हम पिछले यही जगहें देखते हैं कि कहाँ अब हमें फिंगर पॉइंट्स पे पता है सहाफ़ी होने के नाते कि कराची की शारे फैसल पे अगर पानी जमा होगा तो वो जमा होगा जहाँ। ठीक है अर्शद साहब, ठीक है जी शोएब, मैं ज़रा अर्शद साहब की तरफ जाना चाहूँगी। अर्शद साहब, अभी तो कराची में वाकई जो इख्तियारात की तकसीम है ये बहुत ही बड़ा मसला है, पेचीदा मसला है, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है ये ऐसा मसला है जिसका पता नहीं हल कौन निकालेगा। बड़ा ही वो महान बंदा होगा जिसका हम हल तलाश कर देगा। कभी पीपल्स पार्टी कहती है शहरी हुकूमत जो आपकी साबिका पार्टी के पास रही है वो जिम्मेदार है। आप कैसे देखते हैं अब इसको? देखिए, अभी तो ये मसला है नहीं ना। चले, अगर वो इख्तियारात का मसला था, जिसको कि मैं नहीं मानता, अगर वो इख्तियारात का मसला था, अब तो नहीं है ना वो इख्तियारात का मसला। और वो इख्तियारात का मसला सिर्फ 5 साल था ना, उससे पहले तो 10 साल पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे रहे थे ना। आज भी पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, पिछले 1 साल से इनके मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे। तो अब तो कोई ये इशू ही नहीं है, अब तो सब कुछ पीपल्स पार्टी के पास है, अब तो सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये बात फिर वही बात आ जाती है कि ये किरदार की बात है, काम करने की विल की बात है। कराची वालों को सुकून नहीं देना,
यही वो पीपल्स पार्टी है जिसके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कराची की आबादी तो 1,65,00,000 है और मैं कराची की आबादी को पानी 1,65,00,000 के हिसाब से दूंगा। जब बल्दियाती इंतखाबात की बात आती है तो वो कहते हैं कि कराची की आबादी सही गिनी नहीं गई है, 3 करोड़ है, सही गिनो तो फिर हम बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। जो चीज जिस तरह सूट करती है ये उस चीज को उस तरीके से अपना लेते हैं। ये कराची की आवाम से क्या, सिंध की आवाम से भी सिंसियर नहीं है। सिंध में आप ये देखें, क्या लाड़काना ठीक हो गया, क्या नवाबशाह ठीक हो गया, क्या खैरपुर ठीक हो गया। कोई एक ऐसा शहर तो बता दें जिसको ये मिसाली शहर कह सकें कि 13 सालों में हमने यहाँ पे ये चीज डेवलप करके दे दी। कराची में ग्रीन लाइन जो है 5 साल नवाज शरीफ साहब ने शुरू की और उस 5 साल में आप देखें कि अब जाके जो है वो पता नहीं बसें लेकर आ रहे हैं, उसमें भी इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। दूसरे मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखें अभी ये जो सड़कें जितनी भी हैं ये 15 अरब रुपए पीटीआई की जो एमएनएस को और एमक्यूएम के एमएनएस को मिले हैं। उसके अलावा पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो शाहिद खाकान अब्बासी 25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट देके गए थे, उसमें मंगोपीर रोड शामिल थी। मंगोपीर रोड जो है वो गार्डन के लवलैंड ब्रिज से शुरू होकर मंगोपीर मजार तक साहब, अगर परफॉर्मेंस इतनी बुरी लगती है पीपल्स पार्टी की आपको, तो मुझे पता है पीपल्स पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी पूरे एतमाद क्यों है? उनको लगता है कि वो आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो वो विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, ना सिर्फ सूबे में बल्कि वो कहते हैं विफाकी हुकूमत भी उनके पास होगी। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो आज फेडरल गवर्नमेंट बैठी है उनके कॉन्फिडेंस को तो पहले पूछ लेना, वो किस तरीके से हुकूमत में आए। अगर इसी तरीके से पीपल्स पार्टी या पीटीआई या और दूसरी जमातों में हुकूमतों में आना है तो फिर कोई डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर उनका सबका टारगेट यही होता है कि जिन लोगों के थ्रू हुकूमतों में आना है उनको खुश रखें, अवाम की ऐसी की तैसी। अवाम के लिए तो हमें फिक्र करनी नहीं है, क्योंकि वो उन आकाओं को खुश रखेंगे जिनके जरिए उन्होंने हुकूमत में आना है, तो फिर वो उसी तरफ रहेंगे। फिर अवाम की तरफ किसकी तवज्जो रहेगी? फिर अवाम क्या दे रहे हैं क्या नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन गरीब को ये एहसास हो गया कि वो अपने बच्चे को 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट जब खरीद के देता है तो 2.5 रुपए उस पर वो सेल्स टैक्स पे कर चुका होता है, तो उस गरीब को जब ये पता चलेगा कि ये तो सेल्स टैक्स का पैसा उसका अपना पैसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान जिस पे अय्याशी कर रही है, हुकूमत सिंध जिस पे अय्याशी कर रही है, 140 अरब रुपए हम दे रहे हैं। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, आपका भी बहुत शुक्रिया, शुएब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।